नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम खबरों में। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में इसके तहत निर्धन, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए दी जाने वाली अल्प पेंशन को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, जिससे यह कार्यक्रम खबरों में था। अब हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है, ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है, और ये मिनिस्ट्री भी ग्रामीण विकास मंत्रालय। सेकंड, ये संविधान के अनुच्छेद 41 में नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। थर्ड, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फोर्थ, इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे के 3 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। पांचवा, वर्तमान में एनएसएपी में 5 योजनाएं शामिल हैं, जिनमें पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, और चौथी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, और पांचवी अंतिम अन्नपूर्णा योजना। अगला है सिंथेटिक एपर्चर रडार खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसरो ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ एक संयुक्त पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट मिशन के लिए हाई रेजोल्यूशन छवियों का निर्माण करने में सक्षम सिंथेटिक एपर्चर रडार को विकसित कर लिया है। इस मिशन को 2022 में शुरू करने का लक्ष्य है, जिससे सिंथेटिक एपर्चर रडार खबरों में था। सेकंड, सिंथेटिक एपर्चर रडार अथवा एसएआर आमतौर पर एक एयरबोर्न या स्पेसबोर्न साइड लुकिंग रडार सिस्टम होता है। ये जिस वायुयान अथवा अंतरिक्ष यान पर स्थापित होता है, उसके उड़ान पथ को एक अत्यधिक विशाल एंटीना के रूप में उपयोग करता है तथा हाई रेजोल्यूशन के दूर संवेदी बिंब प्रदान करता है। अगला है वायरस पासपोर्ट खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में से चीन द्वारा शुरू किया गया है। तो ये कंट्री आपको याद रखना है जिसने इसे शुरू किया है। सेकंड, मूल रूप से ये चीन के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों हेतु एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। थर्ड, इस डिजिटल प्रमाण पत्र में उपयोगकर्ता की टीकाकरण स्थिति और उसके वायरस परीक्षण परिणामों का विवरण होता है। फोर्थ, हालांकि ये प्रमाण पत्र चीन में आने तथा चीन से बाहर यात्रा करने के लिए मान्य है, किंतु वर्तमान में ये केवल चीनी नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है तथा इसे अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। चीनी यात्रियों के विदेश जाने पर अन्य देशों में वहां के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग करने संबंधी कोई संकेत नहीं है। अगला है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली का अंतिम विकास परीक्षण किया है, जो डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे ये प्रणाली खबरों में थी। सेकंड, ज्ञात हो कि पनडुब्बियां अनिवार्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक पारंपरिक और दूसरी परमाणु। थर्ड, पारंपरिक परमाणु यानी पारंपरिक पनडुब्बियां डिजिटल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं, जिससे उन्हें ईंधन दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु लगभग दैनिक रूप से समुद्री सतह पर आने की आवश्यकता होती है। यदि कोई पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी एआईपी प्रणाली से लैस या युक्त होती है, तो पनडुब्बी को सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी। फोर्थ, इस परियोजना का उद्देश्य भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को वर्ष 2023 तक इस प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। पांचवा, एआईपी प्रणाली आधारित पनडुब्बियों को बहुत कम बार समुद्री सतह पर आने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनकी घातकता यानी मारक क्षमता और गोपनीयता कई गुना बढ़ जाती है। 6, डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए
अक्सर सतह पर आने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनके पानी के नीचे रुकने का समय कम होता है। अगला अगला उइगर मुस्लिम समुदाय खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है। सेकंड, वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के सिंजियांग क्षेत्र में रहती है, जहां इन पर चीन द्वारा आक्रामक व्यवहार करने के आरोप लग रहे हैं। थर्ड, पिछले कुछ दशकों में चीन के सिंजियांग प्रांत की आर्थिक समृद्धि में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ इस प्रांत में चीन के हान समुदाय के लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, जो कि इस क्षेत्र में बेहतर रोजगार कर रहे हैं, जिसके कारण उइगर मुस्लिमों के समक्ष आजीविका एवं अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। फोर्थ, इसी वजह से वर्ष 2009 में दोनों समुदायों के बीच हिंसा भी हुई, जिसके कारण सिंजियांग प्रांत की राजधानी उरूमकी में 200 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर चीन के हान समुदाय से संबंधित थे। पांचवा, दशकों से सिंजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम आतंकवाद, अलगाववाद संबंधी झूठे आरोपों के कारण उत्पीड़न, जबरन नजरबंदी, गहन जांच, निगरानी और यहाँ तक कि गुलामी जैसी तमाम तरह के दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। अगला है 6 पॉइंट, चीन ने अपने शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों में हजारों उइगर मुस्लिमों को जबरन कैद कर रखा है। हालांकि चीन इन शिविरों को शैक्षिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उसका कहना है ये उइगरों को चरमपंथी विचारों और कट्टरपंथीकरण से बाहर निकालने तथा पेशेवर कौशल प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही चीन ये भी दावा करता है कि उइगर समूह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ उइगरों समुदाय के सांस्कृतिक संबंधों के कारण चीन के प्रतिनिधियों को भय है कि कुछ बाहरी शक्तियां सिंजियांग प्रांत में अलगाववादी आंदोलन को जन्म दे सकती हैं। 8वां, हाल ही में तुर्की में कई सौ उइगर मुस्लिम महिलाओं ने चीन के साथ तुर्की के प्रत्यार्पण समझौते या संधि के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन किया है और चीन के सिंजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर बने शिविरों को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की है। अगला है परिचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो अर्थात ओआर शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ओआर ये दर्शाता है कि रेलवे को 1 रुपया कमाने के लिए कितना धन खर्च करना पड़ता है। ये रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में सहायता करता है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। अगला है ईसर सिंह देओल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड, ईसर सिंह देओल ने 1951 के बाद अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान कई पदक जीते और खेल में उनके आजीवन योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। अगला है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये हम लोग इन पर नजर डालते हैं। पहला है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हाल ही में गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तीरथ सिंह रावत ने राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इनका नंबर भी आपको याद रखना है। सेकंड, दस्तलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीपी सामंत को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। तो ये नई नियुक्ति है, आपको इनका नाम याद रखना है, जेपी सामंत। फोर्थ, हाल ही में एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी FIAF पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। 5वां, अथुलियम योजना प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए केरल सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 में शुरू की गई थी। तो ये स्कीम आपको याद रखनी है, केरल राज्य की है और किस लिए है, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए। छठा, इचियोन घोषणा यानी इचियोन डिक्लेरेशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो ये घोषणा आपको याद रखनी है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो ये कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले 82 प्रश्न से करते हैं।
पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था हाल ही में कहाँ देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ए मुंबई में, बी उत्तराखंड में, सी बेंगलुरु में, डी हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन यानी उत्तराखंड में। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रही इचियोन घोषणा यानी इचियोन डिक्लेरेशन इसका संबंध है। ए ऑप्शन कोविड-19 से, बी अंतरिक्ष से, सी प्राथमिक शिक्षा से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी प्राथमिक शिक्षा से। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। सेकंड, ये संविधान के अनुच्छेद 41 में नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। थर्ड, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सारे कथन सत्य हैं। अगला सवाल है आज का अभ्यास प्रश्न। आइए हम लोग इस पर नजर डालते हैं। हाल ही में खबरों में रहा दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है। ए ऑप्शन भारत और चीन के बीच, बी भारत और बांग्लादेश के बीच, सी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।